अच्छी स्कीम हो तो तारीफ करने में भी परेशानी नहीं होती, लेकिन मांग संख्या 27 और 28 बहुत विस्तृत सब्जेक्ट। 19-20 में 11,661 और 23-24 के बी में 18,038। यात्रा कितनी सी है, जहां 5.46% बजट का कुल व्यय का प्रतिशत था, वो घटकर 4.61% हो गया। ये तो सारी सिस्टम इन्वॉल्व। अभी ज्यादातर बात हो रही थी सिर्फ एलोपैथी की। एलोपैथी में 19-20 में कुल व्यय का प्रतिशत 2.17% था, आज हो गया 2.27। इतना ही बढ़ा है। बीच में 2.62 भी हुआ है, 2.35 भी हुआ है। तो ये घटता जा रहा है बजट, और ये सारी व्यवस्थाएं आप इतनी कर लेंगे, ये घोषणा तो आप कर देंगे लेकिन काम धरातल पर नहीं उतरेगा, ये ऐसा संशय सभी को है। इस राशि में अन्य चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भी इसमें शामिल है। अब एक इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन कर दिया, एक्ट बनना है, एक्ट बन गया, ऑर्डर्स पास हो गए। एक्ट बनाना है और बोर्ड गठन करना है, लेकिन ये नहीं कर रहे। इस तरह से निर्णय नहीं होते। नई नई पैथीज आई है, एक और लेटेस्ट आई है, अभी मेरे ख्याल से 10 साल पुरानी है, यूएस में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आप जिस डॉक्टर को कहेंगे उसके सामने उसको खुद को ट्राई करवा देना। मैंने देखा है अस्थमा जिसका सांस नहीं आ रहा था, सिर्फ उसमें तलवे पर एक बार ऐसे तेल लगाया और सूंघा है। उस आधार पर अगर वो 1 हफ्ते अगर थेरेपी ले लेता है, खुद को ही करनी है, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। यू हैव टू बी ओपन। आप काफी ओपन है, लेकिन एक रिपोर्ट है इंपैक्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में मैल्थस और रिकार्डो उसने भी लिखा है एनवायरमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है सभापति महोदय, और इसमें जितना भी हम खर्च करेंगे, अगर समाज कल्याण और परिवार कल्याण के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये सारा का सारा जितनी तारीफें आप कर रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये ग्रोथ तो होगा। 78 करोड़ बच्चे पॉपुलेशन में इंक्रीज करते हैं हम हर वर्ष। यू हैव टू मीट दैट सिस्टम, और उस इंस्टीट्यूशन को आपको डेवलप करना पड़ेगा। पूंजीगत व्यय, सभापति महोदय, पूंजीगत व्यय में केंद्रीय नीति कितनी खूब, सरकार, केंद्र सरकार को कोसा तो खूब है, लेकिन जहां पर 22-23 के बजट एस्टिमेट में 52% के करीब था, 3,138 करोड़ के कुल व्यय में 1,496 करोड़ केंद्र का, 22-23 में भी यही है, करीब 50%, और 23-24 में 51% केंद्रीय निधि है। तो इतना केंद्र दे रही है, उसके बाद में कम से कम थोड़ा तो शाबाशी दी होती कि केंद्र सरकार ने अच्छा किया है। वैक्सीनेशन मेडिकल एंड हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और स्टेट सब्जेक्ट में आपस में वार्ता नहीं करें। आप किसी पर थोप नहीं सकते। फिर भी 2 बार सारे जितने भी वैक्सीनेशन है फ्री लगा है। अरे सदन के नेता ने तो ग्लोबल टेंडर खोलकर भी डिमांड करके कोशिश की है, लेकिन पार नहीं पड़ी, और वहां से मुफ्त में हुआ है तो अप्रिशिएट तो कम से कम करना चाहिए। कोरोना अपने आप नहीं चला गया है, और वैक्सीनेशन का कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। अभी हमारे साथी रतनगढ़ से आने वाले साथी विधायक ने जब बात बताई, रेमडेसिविर और स्टेरॉइड्स, ये पोस्ट
ट्रॉमा पोस्ट कोविड इफेक्ट है, 100% इन्हीं की है। कहीं कोई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कहीं प्रूव्ड नहीं है, दिए जा रहे हैं। एक प्रिंटेड सिस्टम बन गया। कोरोना तो मेरे को भी हुआ था, लेकिन मैंने सिर्फ एंटीबायोटिक ली है, वाइल्ड एंटीबायोटिक, और 14 दिन आइसोलेशन रखा, अपने आप ठीक हो गए। अब डी-डिमायर बढ़ेगा, लास्ट में आएंगे, बुखार होगा तब भी दिखाएंगे नहीं, तो फिर परेशानी होनी है। चिरंजीवी योजना की खूब तारीफ हुई, अच्छी योजना, लेकिन मंत्री महोदय इंप्लीमेंटेशन डिजास्टर्स है। मैं आगे दोबारा कहता हूं, डिजास्टर्स है। ऐसे इंप्लीमेंटेशन होता है, आप जाके कहीं देखें तो सही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहां उसको टर्न डाउन कर दिया जाता है, उसको भेज देते हैं वापस के, नहीं आपका ये पिक नहीं कर रही। 12 बजे बाद में अगर कोई जाता है, चाहे अच्छी स्टैंडर्ड में, हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहता, प्राइवेट हॉस्पिटल में 12 बजे बाद अगर जाता है तो अगले दिन आइए। जिसको तकलीफ अभी है, अगर एंजाइना का पेन है और उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं हो जाए, अगर वो समझता है तो वो कहेगा भैया जो इन्वेस्टिगेशन करना वो तो शुरू कर ले। स्टेंट की पोजीशन क्या है? आपके परचेज करने वाले कौन से स्पेशलिस्ट हैं, उस सब्जेक्ट मैटर का स्पेशलिस्ट हो, उसकी टीम, और वो बताए, वो चीज खरीदें तब तो सही है। आप अपना खुद अभी नहीं तो 2-4 साल बाद में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये एज के हिसाब से आती है। कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराएंगे तो स्टैंडर्डाइज है कि यही हम तो लगाते हैं इम्प्लांट, दूसरा आपको लगाना है उससे बेटर है, तो आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा। अब आज विधायकों के अगर किसी की आवश्यकता है तो वो तो केस करके भी ले लेगा कि हम तो एक्ट से गाइडेड है। ऑल्टरनेटिव्स तो आपको रखने चाहिए। अगर ये रास्ता बंद है तो यहां से एग्जिट होगा। पेंशनर सिर्फ 60 साल का भी नहीं है, 90 साल की से ऊपर भी एज का है। बहुत सी बार वो दवाइयां नहीं मिलती है और वो चले जाते हैं। ये शुरू किसने किया था? बांसवाड़ा और चित्तौड़ को लेकर जेनेरिक मेडिसिन को सस्ती करने का क्रम जब मैं चिकित्सा मंत्री था, हम लोगों ने मिलकर शुरू किया है। और तब का आप ले लें, सिट्राजिन जो 27 रुपए 40 पैसे का आती थी, हम 1 रुपए 5 पैसे में वहां पे कोऑपरेटिव के माध्यम से देना शुरू किया था। लेकिन हमने राइडर रखा था, 150 करोड़ से कम का टर्नओवर की कोई कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आज 5 करोड़ वाले भी कर रहे हैं। तो पहले जैसे सिर्फ कढ़ाइयों में बनता था, वैसा ही सिर्फ आएगा, उसी क्वालिटी के ड्रग्स आएंगी। मैसिव चेकिंग, जो भी परचेज कर रहे हो लॉट्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेट कीजिए, पक्का कीजिए। लेकिन आप कौन से लॉ में पनिश कर दोगे? पनिशमेंट करने का आपके पास एनेबलिंग क्लॉज तो है ही नहीं। चाहे फूड अडल्ट्रेशन में हो, चाहे ड्रग अडल्ट्रेशन में हो, गवर्नमेंट हैज नो पावर्स। एनेबलिंग क्लॉज नहीं है। बनाइए लॉ, कहां दिक्कत है? लॉ बनाएंगे तभी जाके रुकेगी। यूएस में अगर कोई दवाई में मिलावट करता है, कैपिटल पनिशमेंट 15-15 दिन उन्होंने मारा। अभी बच्चों को स्कूलों में जहां फायरिंग हो रही है, उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, फांसी नहीं है। लेकिन जिसने दवाई में अगर मिलावट की है, वो समाज के साथ खिलवाड़ है, उसको फांसी की सजा वहां पे आज भी जारी है। बनाइए ना नाव। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबसे पहला कानून हम ये बनाएंगे। आपके तो बस में नहीं है। चिरंजीवी योजना, वी विल। चिरंजीवी योजना अच्छी है, लेकिन इसका आईपीडी बेस्ड है, ये प्लान है, ये इंश्योरेंस नहीं है। बजट में कहीं इंश्योरेंस की प्रीमियम रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। और अगर प्लान है तो स्टेट के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये आगे चलने वाली भी नहीं है। 2008 के अंत तक हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था, भामाशाह का तो एक नाम दिया उसको योजना का। उस कार्ड के साथ में बीपीएल के लाभ और मेडिकल का भी, क्योंकि यहां पे तो ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं
कि हाथ फ्रैक्चर मेरा हो रहा है योगेश्वर जी का, और मेरा कार्ड लेके इलाज करवा के आ जाएंगे। उस चीज को रोका है, उस चीज को रोकना था। तो ये इस तरह से बायोमेट्रिक्स पर कार्ड बेस्ड था उस समय। अगर मेरे ख्याल से अप्रैल की बात है, तो राजीव महर्षि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वो साहब ये भी इसमें बेनिफिशियरीज को और जोड़ते हैं, और वो समय लग गया, वरना ये योजना तब भी चालू हो रही थी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जहां जहां सुधार करना है, कोई हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं आपको या सरकार को, इम्प्लीमेंटेशन में आपको लूप होल्स को प्लग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं, आज जयपुर की कोई भी यूनिट अगर एस्टेब्लिश करेगा, चाहे वो फोर्टिस हो, ईएससीसी हो, प्राइवेट, ये संतोष बा दुर्लभ जी, तो ये बड़ी है, जयपुर के पास में है, जयपुर के हार्ट में है। यहां पर जमीन, लैंड कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट, छोटा डिस्ट्रिक्ट में, करौली में या धौलपुर में ऐसा नहीं होगा कि छोटी यूनिट है, उसकी इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है, तो ए बी सी डी ग्रेडिंग करके और उस हिसाब से करते ताकि वो आगे से आगे। अब जिसके ऑर्थोपेडिक वो एक्सीडेंट हुआ है, ऑर्थोपेडिक्स की अगर उसके पास फैसिलिटी नहीं है, वो इमरजेंसी के नाम में उसको पेशेंट को भर्ती कर लेगा और फिर कहेगा नहीं आपके ये नहीं, यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, आपको दूसरी जगह जाना है। झक मार के वो वहां पे पैसा देकर आएगा और दोबारा दूसरी जगह से लेगा इलाज। तो आपको थोड़ा सा इस पे व्हाट इज द इमरजेंसी। आज अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य मेरे छोटे भाई है, इनका अगर पेट में दर्द हो, हमारे लिए तो वही इमरजेंसी है। लेकिन जो एक्सीडेंट इमरजेंसी है, जिसका पांव की फ्रैक्चर हो गया, वहां पे बड़ी हॉस्पिटल्स पूछती है कहां से टूटा है। अब उसको पेशेंट को पता है क्या ये घुटना टूटा है कि एंकल टूटा है। आप उसको इंक्लूड करना है तो वो ही एंटरटेन कर सकेगा जिसके पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वहां पे इलाज उसका हो सकता है। कई स्कीम पता है क्या, आधों को तो यही पता नहीं है, माननीय सदस्यों को भी, कि इट्स नॉट इंश्योरेंस, इट्स अ प्लान। और ये एक्सपेंडिचर थ्रू द गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी जाएगा जो इलाज कर रही है। आप राइट टू हेल्थ ला रहे हैं, बहुत अच्छा बिल है। इमरजेंसी का कौन डिफाइन कर रहा है, इसकी बात बारे सोचे तो सही। इमरजेंसी WHO है या नहीं है, आपको तो राजस्थान के अंदर ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे इमरजेंसी किसकी बात में अभी तक आपकी डेफिनेशन है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन wherever contained in any other act, ये इमरजेंसी होगी, वही माना जाएगा, WHO नहीं माना जाएगा। प्रक्रिया 12 बजे से पहले पहुंचोगे तो अपलोड का प्रयास करेंगे। सॉफ्टवेयर को थोड़ा और डेवलप करवा लीजिए। अपलोड किया, किस टाइम में अटेम्प्ट किया, ताकि वो अपलोड नहीं हुआ है तब भी उसका इलाज चालू हो जाए। आपका सर्वर डाउन होता है, अब रजिस्ट्री कराने वाला तो वो जिसका होगा, लेकिन यहां पर जिसके इमरजेंसी है, जिसका हार्ट अटैक आने की स्थिति में है, जिसका जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं निश्चित तौर पर आएगा, जिसके ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, अपलोड नहीं हुआ, यू कांट लेट द पेशेंट डाई। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हाथ ही नहीं लगाएंगे बिना अपलोड के। तो थोड़ा चेक कीजिए, जिनको कंसेशनल जमीन दी है वहां सरकार को अधिकार है, वो जाके चेक कर सकते हैं। एक सिर्फ फोर्टिस में विड्रॉ किया था कि वो वहां पे 30% का वो बैरियर नहीं है, बाकी सब में है और सब के सबको आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो गरीब को लाभ होगा, और गरीब को लाभ देने के लिए हम यहाँ पे बैठे और काय के लिए बैठे। लेकिन यू हैव टू डू समथिंग, स्टडी करो। जिला स्तर, संभाग स्तर, बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में कॉस्ट का आपने अंतर नहीं रखा, A, B, C, D कैटेगराइजेशन करें।
ऐसे भी केसेस यहां पर आए हुए हैं जहां पर इलाज ऑपरेशन किसी उसका और किसी का किया है, कार्ड उसका यूज किया है, बाद में पकड़ में आ गए ऑडिट में। तो वैसे इसकी रनिंग ऑडिट भी होनी चाहिए। माननीय सदस्य इतने बैठे हैं एमएलए, हमारे को जो मेडिकल फैसिलिटी दी है इस विधानसभा में पारित एक्ट ने दी है, किसी प्लान ने नहीं दी है। आज अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन मैं कराने जाऊंगा तो वही लगाना है तो आपको चिरंजीवी योजना आरजीएचएस में शामिल है, वरना 32,000 रुपए आप दीजिए और आपको वो जो सेल चाह रहे हैं, जो जैसा लेंस चाह रहे हैं वो हो जाएगा। यही एंजियोग्राम का है। पैकेजेस को स्टडी करके प्राइवेट में जिसने एसएमएस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जमीन भी फ्री है, इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ रहा है। यहां का टैक्स पेयर बाहर से आ रहे हैं, तारीफें हो रही है, तारीफ के लिए दे रहे हैं क्या टैक्स? यहां के टैक्स पेयर पर हरियाणा का, पंजाब का, चाहे गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ के लोग यहां पर आकर कर रहे हैं। आप उसको लिंकअप कीजिए ना रेजिडेंस के साथ। मूल यहाँ का निवासी है तब है फ्री, हर एक के लिए नहीं है। पेंशनर्स की कम से कम ये तो रख लो कि जो पेंशनर है, चाहे वो क्लास 4 एम्प्लॉई हो चाहे वो क्लास 1 हो, अगर 60-70-80 साल की एज का हो गया तो उसको अल्टरनेटिव भी कुछ ना कुछ तो रास्ता मिले ताकि वो दवाई तुरंत ले ले। अभी अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। मैंने भी कई मेडिसिन परचेज किए हैं, यहाँ पे बिल बनने की प्रक्रिया नहीं है। बात करें आप चीफ मिनिस्टर से और एक कमेटी बनाए रेड्रेसल की, एक 181 या 13 नंबर्स जो रखे हैं आपने कॉल सेंटर के, वहां से एक का भी इलाज नहीं हुआ, एक का भी निस्तारण नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, संभागीय स्तर पर एक बार कंप्लेंट करने की अथॉरिटी बने और एपेलेट अथॉरिटी भी बने जो सरकार के हाथ में हो, ताकि कम से कम इन प्राइवेटाइजेशन जितना हुआ है, इन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, मेडिकल टूरिज्म भी राजस्थान में डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक है हमारे गरीब की सुरक्षा करना, गरीब को इलाज पहुंचाना, वो तो करना आवश्यक है। मेडिकल जनता क्लिनिक ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2022 में शुरू किया और इसमें 47 जनता क्लिनिक के अर्बन हेल्थ वेलफेयर सेंटर UHWC के तहत आपको अलॉट हुआ है राशि। एट प्रेजेंट 25 जनता क्लिनिक वर्क कर रही है राजस्थान में। थोड़ी और खोलो ना, ट्राई करें, हमारे को बताएं जहां प्रॉब्लम है, हम कोशिश करते हैं और आपको दिलवाते हैं फंड्स। लेकिन एक सुधार आपको करना पड़ेगा, जो भी CSC PSC डिविजनल हेडक्वार्टर पे या जयपुर में अलॉट हो रही है, उसको जमीन लेने में ही इतना टाइम लग जाता है। मेरे यहाँ पे एक सैटेलाइट हॉस्पिटल सैंक्शन हुई है, 7.5 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट के पास है। पंचायत समिति से मिले हुए उस जमीन को निर्णय हुए मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। दूसरी जगह पंचायत समिति को अलॉट भी हो गई, पोजीशन नहीं दे रहे। पोजीशन दिलाने के लिए कोशिश कर लो आप भी। इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर डेवलप होगा, गरीब आशीष देगा, वरना करेंगे काका जी उद्घाटन करेंगे और फाउंडेशन स्टोन भी रखेंगे, ये आपको बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 22-23 7.48 करोड़ रोगियों को इलाज हुआ है। मुफ्त दवाइयां दी हैं 854.40 करोड़ की। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके डॉक्यूमेंट्स ही बोल रहे हैं, बजट बोल रहा है। यानी प्रति व्यक्ति ऐसे रोगी 115 रुपए की दवाई आप लोगों ने दी। मई 2001 से लागू हुई,
कैशलेस आईपीडी ट्रीटमेंट फैसिलिटी एट एम्पेन्ड हॉस्पिटल्स, एम्पेन्ड है 899 और सरकारी है 834। इस स्कीम में 5 दिन पहले का और 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया है। इसको और विस्तार से प्रचारित भी करो, सबको बताओ कि योजना क्या है, ताकि इसमें कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस हो, कमियां हो, वो दूर कराई जा सके। बाकी तो पोल खुली है। सिरोही में अस्पताल में एक माननीय सदस्य ने बताया था, एक शिशु को कुत्ते द्वारा उठा के ले जाकर मार दिया। ये ऐसी चीजें होना कितना शर्मनाक लगती है। जोधपुर जिले में गर्भवती महिला को प्रसव अस्पताल के बाहर कराना पड़ा। सभापति महोदय, देश की ज्वलंत समस्या, इसका तो कह दिया, मेडिकल कॉलेजेस आपने काफी किए, सिर्फ 3 जिले बाकी रहे, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसमें 60% व्यय तो केंद्र है। पेट खुद की तब तो पा रहे हो जी। सभापति महोदय, आप लोगों ने कुछ शुद्धियां इसमें बताई, मैंने इसकी कोशिश करें। कैटेगराइजेशन ABCD का करके एरिया अलग अलग जहां पे है, दूरस्थ स्थान है, चिकित्सक वहां बैठा है, कठिनाई का सामना कर रहा है, तो ऐसे कुछ कैटेगराइजेशन करके और इसको इंश्योरेंस फॉर्म में अगर आप देंगे तो बिना चाहे ही इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉइज और उनका वर्कर उस चीज को सूंघता फिरेगा। और सरकारी कंट्रोल होना चाहिए, किसी भी गरीब को वापस चिकित्सालय पहुंचने के बाद वापस टर्न डाउन नहीं करें, ऐसी व्यवस्था आप करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मंत्री सभापति महोदय, आज 49 माननीय सदस्यों ने चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की चर्चा में भाग लिया। मैं माननीय सदस्यों का सबका तहे दिल से अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो बहुमूल्य सुझाव दिए, कमियां बताई, और निश्चित रूप से आपके सुझाव और जो कमियां हैं, हम इस कमियों को दूर करने के पूरे प्रयास करेंगे। और माननीय सभापति महोदय, ये सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी। और लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था, ये पैसा कहाँ से लाएंगे, इतनी दवाइयाँ कैसे सप्लाई होगी। सभापति महोदय, ज़्यादातर हम सब गांवों से आते हैं। अस्पताल के बीमार कोई होता है गांव का, गरीब व्यक्ति, आम आदमी, जब डॉक्टर के पास जाता है तो पर्ची लिखता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। कभी गंभीर बीमारी होती है, सभापति महोदय, हमको तो पूरा मालूम है किस तरह की कठिनाइयाँ लोगों के सामने आती थी। जेवर बेचना पड़ता था, जमीन बेचनी पड़ती थी, पर कोई भी बेटा अपने माँ बाप का इलाज करने के लिए सब कुछ करता था। आज मुख्यमंत्री जी ने जब पहली बार इस योजना को शुरू किया, 2013 के बाद सरकार बदल गई, ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। तो दोबारा 2018 में सरकार बनी और जब कोविड यहाँ पर आया तो निश्चित रूप से लोगों का आभास हुआ कोविड में कितना महंगा इलाज, कैसा इलाज, कोई पता ही नहीं क्या दवाई होगी, क्या इलाज होगा, कैसे इलाज होगा। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जो हालात हमारे देश के बने, वो हालात ही बहुत ही चिंताजनक थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कितनी वीसी की, खुद भी कोविड से ग्रस्त हो गए थे, 2 बार हुई, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी।
ये कह दिया मेरे को सरकार का चाहे पूरा बजट भी डाइवर्ट करना पड़े, पर लोगों की जान मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लोगों की जान बचनी चाहिए। एक भी आदमी दवाई के अभाव में, इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और देख लीजिए उसके बाद जितने भी महंगी दवाइयाँ आई, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, दूसरा इंजेक्शन हो, दवाइयाँ हो, व्यवस्था हो, कितना बेहतर प्रबंधन कोविड का किया सभापति महोदय। उसकी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की। हम ये भी कहते हैं कि इस कोविड की लड़ाई में भारत सरकार ने भी हमारा सहयोग दिया, बराबर जो भी मांगा। पर जितना प्रबंधन राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल हुआ, भीलवाड़ा मॉडल में निश्चित रूप से पूरे देश में चर्चित रहा। और भीलवाड़ा मॉडल के बाद रामगंज मॉडल हुआ, उसकी सब जगह चर्चा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने 22 घंटे तक लगातार पीसी करके माननीय सब सदस्यों से, सब माननीय सांसदों से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से कंटिन्यू 22 घंटे का रिकॉर्ड है। उन्होंने उस महामारी से लड़ने के लिए सबसे अपनी अपनी राय मांगी, सबसे सहयोग मांगा। और मुझे खुशी है कि पूरा सदन एक था, पूरे प्रदेश के लोग एक थे कि ये कोविड बीमारी से लोगों को कैसे छुटकारा मिले। इतना रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, दूसरी भी दवाइयाँ है, वो सारा फ्री दिया। जब दवाइयाँ नहीं मिली, स्पेशल प्लेन भी भेजकर उन्होंने बॉम्बे से और वहाँ से अहमदाबाद से इंजेक्शन मंगवाए, लोगों की जान बचाई। 40,000 वाला इंजेक्शन हो, चाहे 20,000 वाला हो, कितनी दवाइयाँ हो, कितना पैसा खर्च हुआ, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। पर लोगों की जान बचाने का काम किया। और उन्होंने कह दिया मैं एक भी मेरे आदमी को मरने नहीं दूंगा, न भूखा सोने दूंगा। इसमें एनजीओ ने, दूसरी हमारी संस्थाओं ने भी पूरे प्रदेश का अच्छा सहयोग दिया। आज कहते हैं कि वो वैक्सीनेशन की बात आई तो प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा सबसे पहले कि प्रधानमंत्री जी आप फ्री लगवाइए इसको। जब वहाँ से फ्री का नहीं आया सिंगल, तो मुख्यमंत्री ने फैसला किया हम राज्य के बजट से लगाएंगे। आपको तो पता है कार्यकारी नेता महोदय प्रतिपक्ष कि 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने एजेंसी को दिए। फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ऊपर सारे देश का दबाव डाला तो वैक्सीनेशन फ्री किया। और हमारा संकल्प था चाहे हमको कितना भी पैसा खर्च करना पड़ता है, भारत सरकार फ्री नहीं करती। वो केवल हमारे लिए नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए किया, अच्छा किया। उनको धन्यवाद भी हमको देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इसमें कोई हमारी कंजूसी नहीं है। 2 करोड़ से इतने सब 2 लोगों को 2-2 डोज लगाए, 200 करोड़, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उसका हमने सबने मिलकर, अगर मिलकर नहीं करते तो मुख्यमंत्री जी सबसे बात क्यों करते। सबसे मिलकर बात करने की बात, कई बार मीटिंग बुलाई, नेता प्रतिपक्ष को भी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से भी, आपसे सबसे, किस महामारी से राजस्थान को कैसे हम छुटकारा मिले। बहुत बड़ी चुनौती थी। आज उस चुनौती से जो भी अनाथ हुए बच्चे जिनके माँ बाप दोनों चले गए, सभापति महोदय, उनको माननीय मुख्यमंत्री ने इस साल बुलाया। उनको 25,000 रुपये पर बच्चे के हिसाब से जब तक सरकार देती रहेगी, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाए। और 18 साल के होने के बाद उनको 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे, जिससे वो अपना कारोबार करे, जो भी करे। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कहा ऐसे बच्चों को वयस्क हो जाएंगे तब उनको सरकारी नौकरी देने का भी फैसला सरकार ने किया। इतना बड़ा काम किया। हम कब कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने सहयोग किस काम में नहीं दिया? सब काम में भारत सरकार देती है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, दूसरी चीजें हो, तो टैक्स तो हमसे लेते हैं, जीएसटी तो देने में प्रधानमंत्री जी ये योजना, जो योजना की बात कर रहे हैं, अब आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्कीम आपके समय की नहीं थी, ये यूपीए गवर्नमेंट के समय की थी, जब माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। उस समय भी गुलाम नबी आजाद साहब ने कॉलेज दी थी इसी पैटर्न में 60-40। कोई नई बात नहीं है जिसको बार बार गिनाओ आप, नई बात नहीं थी ये। वो मेडिकल कॉलेज को 5 साल तक उन्होंने बंद कर दिया। सरकार बदलने के बाद फिर वापस शुरू किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये काम, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। और वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उन्होंने जो किया, हमने सारे जिलों में 3 जिलों को छोड़कर हमने सब जिलों में 15 या 16 मेडिकल कॉलेज का ऑफर उनका स्वीकार किया।
और देश में सबसे ज्यादा अगर मेडिकल कॉलेज किसी सरकार ने प्रस्ताव दिया वहां पर समय पर, वो राजस्थान सरकार थी, इसलिए हमको मेडिकल कॉलेज। आज हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से अध्यक्ष सभापति महोदय